अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ आ रही है। यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। सबसे पहला पॉइंट है न्यूटन सेकंड लॉज इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। तो जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो है ना न्यूटन का सेकंड लॉ, असल में ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जो हम पढ़ते हैं ना, F इज इक्वल टू एम में। वो ओरिजिनल और सेकंड लॉ की एक फॉर्म तो बन सकती है, लेकिन रियल जो न्यूटन न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये वाली फॉर्म हरगिज नहीं है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ की जस्ट एक फॉर्म है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ वो रियल फॉर्म उसकी ये F इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पर जो हमारा P है, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपने न्यूटन की ये फॉर्म बतानी है। और अगर जो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन दोनों में आपस में लिंक है, तो रोटेशन मोशन में हमारे पास जो टॉर्क होता है वो फोर्स का काम अदा करता है। जो कैपिटल F है ये हमारे पास लीनियर मोशन करवाती है, ये वाली फोर्स। और जो टार्क होती है ये भी फोर्स होती है, ये हमारे पास रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन ये हमें परफॉर्म करवाती है। और ये किसके इक्वल होता है? दोनों में एनालॉजी आपने देखनी है कि ये अगर चेंज इन मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, तो ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। द एंगुलर मोमेंटम विल चेंज इन दैट रोटेशनल डायरेक्शन एज दैट ऑफ टार्क। तो जिस तरह डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल देन द वेलोसिटी ऑफ इट्स पार्टिकल चेंजेस। अब देखिए अगर ये एक हमारी बॉडी है तो ये जब सर्कल में मूव करती है, ये एक हमारी बॉडी है, तो ये जब सर्कल में मूव करते हैं तो इसका जो हर पॉइंट है इस बॉडी पे, क्योंकि ये ज़ाहिर है डिफरेंट एटम से मिलकर बनी है, तो जो हर पॉइंट है वो किससे मिलकर बना है? वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम एक पार्टिकल ले लें और एक पार्टिकल हम यहाँ पर ले लें, तो इन दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है when the body moves in a circle then the velocity of its particle changes because speed remains the same but direction changes continuously। अब जो सर्कल जो पॉइंट से जो सेंटर के पास होंगे उनको जो उन्होंने जो सर्कल वो अपना चक्कर कंप्लीट करना है, उनको बस इतना को ट्रेवल करना पड़ेगा। और जो पॉइंट सर्कल से दूर है वहां पर उनको सर्कल कंप्लीट करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ये जो पॉइंट इसकी डायरेक्शन कुछ और होगी वेलोसिटी की, और इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होगी। So when we talk about the law of conservation of momentum, we talk about the whole system। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बॉडी के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उनकी जो वेलोसिटी वो एक जैसी नहीं होती, हर एक की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो हम एक पार्टिकल की बात नहीं करते बल्कि हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं। तो ये बहुत ही एक ट्रिकी पॉइंट, इसको आपने याद रखना है। Because momentum of individual particles, very important point, does not remain, उनका जो है ना does not remain constant। यहाँ पर आएगा कि हर पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ओवरऑल जो नेट मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। इट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो सिस्टम का कंजर्व रहता है, पार्टिकल का वो कंजर्व नहीं रहता। ये पॉइंट क्लियर है? राबिया आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, क्लियर है। साथ में पार्टिसिपेट भी करें ना। ओके। Every particle has its own momentum but the net momentum remains the same। तो यही बात आ जाती है टार्क पे। इफ टार्क अबाउट एनी एक्सिस, तो ये बात हम याद रखने की जो भी हम टार्क लेती हैं या जो भी हमारी सर्कुलर या एंगुलर मोशन होती है वो किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड होती है।
जैसे अगर देखिए सर्कुलर मोशन, हम उसकी एग्जांपल ले लें। अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसका एक्सेस क्या होगा, सेंटर। अगर एक बॉडी स्पिन मोशन कर रही है या रोटेटरी मोशन कर रही है, उसका भी कोई ना कोई उसका एक्सेस अपना उसके जिस्म के अंदर होगा। यानी कि जब भी बॉडी क्या करती है, किसी वो सर्कल में मूव करती है या रोटेटरी मोशन परफॉर्म करती है, तो किसी ना किसी एक्सेस के गिर्द वो क्या करती है, मूव करती है। तो इफ टार्क अबाउट एनी एक्सेस इज इक्वल टू जीरो, ये पीपीएससी के पास पेपर में आ चुका है कि अगर जो टार्क है अबाउट द एक्सेस हो तो फिर ज़ाहिर है वो क्या होगा, जीरो होगा। देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सेस विल बी कांस्टेंट। हमने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा था कि टॉर्क किसके इक्वल होता है, चेंज मोमेंटम डिवाइडेड बाय dt। तो ये देखिए यहाँ पर आपने ये जो लिखा ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सेस इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कब कांस्टेंट होगा, जब टार्क अबाउट एनी एक्सेस इज इक्वल टू जीरो हो। तो टार्क ये हमारे पास फार्मूला है, टा इज इक्वल टू होता है डी एल बाई डी टी। अगर हमारे पास ये टा जीरो हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर डी टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, डी एल इज इक्वल टू जीरो। जी, और फिर जब इसके हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू, तो अगर आप जीरो की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन जीरो के किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। तो ये इंटेग्रल और ये हमारा जो डेरिवेटिव ये कट जाता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम वो उसका आंसर क्या आ जाता है, कांस्टेंट आता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब हमारा टार्क जीरो हो तो तब हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये किसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर हमारी एक्सटर्नल कोई इन आइसोलेटेड सिस्टम, तो अगर हमारा जो टार्क वो हमारा जीरो, तो फिर हमारा जो सिस्टम वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मैसेज। तो ये पॉइंट मैस का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि पॉइंट मैसेज क्या होते हैं। सर तो थोड़ा एक्सप्लेन करें पॉइंट मास्टर। ओके 2 मिनट रुकना। अब देखिए जो पॉइंट मैसेज होते हैं ये बिल्कुल पॉइंट चार्जेस जैसा ही कंसेप्ट है। तो पॉइंट चार्जेस है कि ये जो पॉइंट मैसेज या पॉइंट चार्जेस का जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव होता है। अब देखिए एक हमारा एक बहुत बड़ा मैस है लाइक सन। अब जो सन है ये वो देखिए कितना बड़ा मैस है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो अगर आप एक दूसरा स्टार है, ये भी बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है। अब इन रियलिटी ये स्टार्स बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि कई अरब जमीनों के साइज के इक्वल ये एक साइज इनका बनता है। लेकिन अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो फिर ये, यहाँ पर अगर आप खड़े होकर देखें इस स्टार को तो ये आपको पॉइंट नजर आए, यहाँ पे खड़े आपको इस स्टार को देखें तो वो आपको पॉइंट नजर आए, तब हम बोलेंगे ये दोनों के पॉइंट मैसेज हैं। तो ये चार्जेस आप देखें यहाँ पर साइज बड़ा भी हो सकता है, वो भी पॉइंट चार्जेस बिहेव कर सकती हैं कब, जब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो और एक छोटा सा मैस है ये वाला और एक दूसरा छोटा सा मैस है, तो इनके दरमियान थोड़ा सा भी डिस्टेंस दूर करेंगे तो ये एज अ पॉइंट मैसेज बिहेव करेंगे। और ये जो बड़े बॉडीज हैं इनको पॉइंट मैसेज बिहेव करवाने के लिए हमें इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। दोनों जगह पर आप खड़े होकर एक दूसरे को देखें तो वो आपको पॉइंट की तरह नजर आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट मैसेज है। तो सबसे पहले हमें न्यूटन ने ग्रेविटेशन ला दिया था और ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट मैसेज के लिए, जो हम पढ़ते हैं ना F इज इक्वल टू जी। न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ ये है कि G इज इक्वल टू m स्मॉल m और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये जो
फार्मूला ये जस्ट फॉर पॉइंट मैसेज के लिए एप्लीकेबल है। तो इसी को इंस्पायर होकर जो हमारा कॉलम था उसने इसी से इंस्पायर होकर वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया था। फिर दूसरी बात है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये सेंट्रल फोर्स होती है। सेंटर फोर्स का मतलब क्या है कि ये हमेशा क्या करती है, सेंटर पे लगती है। और आप जानते हैं कि जब भी बॉडी कोई फोर्स सेंटर पे लगती है तो ट्रांसलेशनल मोशन ही प्रोड्यूस होती है, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर और ये हमेशा क्या होती है, अलोंग द सेंटर होती है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि कॉलम लॉ में जो कॉलम फोर्स होती है वो भी क्या होती है, अलोंग द सेंटर होती है। तो ये जस्ट अलोंग द सेंटर ही एक्ट करेगी, ये नहीं होगा कि ये मैस इस पर यहाँ पर फोर्स लगाए या यहाँ पर फोर्स नहीं, इसके जस्ट सेंटर पे फोर्स लगाता है, इस बिल्कुल इस तरह करके। तो जब सेंटर पे फोर्स लगाते हैं तो फिर जो मोशन होगी वो हमारी कौन से होगी, ट्रांसलेटिंग मोशन होगी। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। At surface of Earth or at very small height, value of g is, अगर आपने surface of Earth, अच्छा सबसे पहले ये बताएं कि एक एमसीक्यू हम कर लेते हैं कि एक बंदा है वो जमीन के अंदर जा रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, और एक बंदा है वो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहा है। तो दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे ज्यादा डिक्रीज होगी? जब बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर जाती है तब वैल्यू ऑफ जी जरा डिक्रीज होती है, या जब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाए तब जरा वैल्यू डिक्रीज होती है? जब सेंटर की तरफ बॉडी मूव करेगा तो जी की वैल्यू कम होगी सर। ज्यादा कम किस में होती है, अबव द सरफेस या टूवर्ड्स द सेंटर? टुवर्ड द सेंटर सर, ज्यादा सर को कम। आप बोल रहे हैं कि ज्यादा कम होगी टूवर्ड्स द सेंटर। हाँ यस सर, सर टुवर्ड सेंटर कम होगी और अबव द सरफेस ज्यादा होगी। यानी कि जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होती है। सर जब सेंटर की तरफ हम कंपेयर करेंगे सेंटर से, हाँ, तो सेंटर की तरफ फिर कम होगी और अबव द सरफेस ज्यादा होगी। ज्यादा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पूरा सेंटेंस बोले ना। टुवर्ड द सेंटर डिक्रीज होगी सर। और अबव द सरफेस? इंक्रीज। अभी आप बताओ। अभी आप बताओ। नो सर। सभी वेरिएशन जो जी है हाइट के साथ होगी उसकी। तो अगर जी जो है जैसे इनवर्स का स्क्वायर है ना जी इस जी। फार्मूले में, तो फिर अगर आर इंक्रीज करेगा तो उसकी जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, सेम ऐसे। तो यानी कि इनवर्सली जब प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का डिस्टेंस है, उसका रेडियस जो है, जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं रेडियस ले रहे हैं वो स्क्वायर में आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडियस उसका ज्यादा होगा या डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी फोर्स कम होगी। ज्यादा कम किस केस में होगी, टूवर्ड सेंटर होगी या अबव द सरफेस होगी? मुझे लगता है अबव द सरफेस। हाँ जी, जब हम अबव द सरफेस जाते हैं तब वैल्यू ऑफ जी ज्यादा डिक्रीज होती है, और जब हम टूवर्ड द सेंटर जाते हैं तब वैल्यू ऑफ जी कम डिक्रीज होती है। और वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है? नेगेटिव आती है, इस वजह से वो होती है, हम बोलते हैं कि हमेशा नेगेटिव वैल्यू कम होती है। मैक्सिमम कहाँ पर होती और है वैल्यू ऑफ जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। पे जी की वैल्यू ज्यादा, इक्वेटर पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है पोल्स पर। पोल्स पे? वजह उसकी वो फिर अब एक इसका सेपरेट लेक्चर आएगा वैल्यू ऑफ जी का, वहां पर हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल आप ये भी याद रखने के लिए कह सकते हैं कि जो होता है ना मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो क्योंकि वहां पर मैग्नेटिज्म ज्यादा होती है इस वजह से वहां पर वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होती है। सिंपल ये इसका आंसर है।
तो वैल्यू ऑफ जी जो मैक्सिमम होती है वो एट द सरफेस होती है, एट सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी हमारे वो मैक्सिमम होती है। वो कितनी होती है? 9.8, या अगर हम आसानी के लिए बोले तो हम बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पोल्स पर भी यही वैल्यू रहती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो इक्वेटर होता है वहां पे वैल्यू ऑफ जी वो वेरी करती है, चेंज होती है, लेकिन पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि 9.8 ही रहती है या 10 इसको कह लें। तो वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है एट द सरफेस, और जमीन के अंदर आप जाएं तब भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी, और अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएं तब भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। एट द सेंटर वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है? 0। 0। तो वहां पर फिर बॉडी किस तरह बिहेव करती है? फ्री फॉल। अगर हम ये अर्थ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप यहाँ पर ग्रिल के जरिए सुराख करते हैं इस तरह, और फिर आप क्या करें, एक बॉडी को यहाँ पर आप फेंक दें ऐसे, तो ये बॉडी कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड क्या? फ्रो मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर वो परफॉर्म करेगा। कि अगर आप जमीन की लेंथ के अलोंग सुराख करते हैं और इस बॉडी को फेंकते हैं तो वो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। और एट द सेंटर ऑफ जी जो हम कहते हैं एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वहां पर बॉडी क्या हो जाती है? वेट लेस हो जाती है। अगर किसी बंदे का वेट ज्यादा है तो वो सेंटर ऑफ अर्थ पे चला जाए तो उसको ऐसे ही होगा कि मैं बहुत ही हल्का फील वो करेगा, वहां पर वो क्या हो जाता है? वेट लेस हो जाता है। अब देखिए जो मैथ हम कैलकुलेट करते हैं वो मतलब मशीन के जरिए, तो वो हमें मैथ बता रहा होता है या हमें वेट बता रहा होता है? मैथ्स बता रहा हूँ। मैथ होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर फिर हमें वो कैसे बता सकता है? अभी आप पार्टिसिपेट करो। क्वेश्चन क्या है? कि जो हम वो मशीन के लिए अपना वो कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मैथ्स बताता है, या हम कहते हैं हमारा मैथ्स या हमारा वेट वो 40 kg है, 70 kg है, वो हमें वो वेट बताता है। वेट बताता है, और वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी बताता है। सही है। तो वेट तो एक फोर्स होगी, तो हम केजी का यूनिट क्यों यूज करते हैं? तो हमने ये नहीं पढ़ा कि F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg, और हमने ये भी पढ़ा है कि F न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू m में, और हम m ये बोलते हैं कि ये हमेशा जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो g के इक्वल नहीं, होता है। तो सेम ए तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नहीं ना होता, वो तो जी होता है। उसे a का नाम भी दिया जाता है, a इज ग्रेविटेशन, इक्वल टू g बोला जाता है। हाँ जी, a को एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है। हाँ वो इस केस में जब वो दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि हमारा वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तब हम उसको एक्सेलरेशन को जी भी बोल सकते हैं या जी को ए बोल सकते हैं। अब देखिए जब हम वो कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो भी मशीन होती है ना उसमें स्प्रिंग लगी होती हैं, तो वो आप क्या करते हो उसको नीचे कंप्रेस करते हो। अब जो बंदा हेल्दी है वो ज्यादा उन स्प्रिंग को ज्यादा वो कंप्रेस करेगा, और जो बंदा वो कम हेल्दी है वो उन स्प्रिंग को कम कंप्रेस करेगा, तो उस पर नॉर्मल फोर्स लगती है। तो जितनी फिर नॉर्मल फोर्स लगती है वहां पर रीडिंग्स होती हैं। तो अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपने जी कंप्रेस किया तो आप डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि वेट की फोर्स लगा रहे हैं। तो वेट का ये फार्मूला होता है mg। तो अगर आप फॉर एग्जांपल वहां पे फोर्स लगाते हैं जी 1000 न्यूटन फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं स्प्रिंग पे तो जहर आपने स्प्रिंग पर डाउनवर्ड 1000 न्यूटन फोर्स लगाए, क्योंकि वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो अगर आपने मैथ कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? जी से डिवाइड कर देंगे, तो जी की वैल्यू क्या हम लेते हैं 10। तो वो फिर हमें जो मशीन है वो हमें फिर कितनी रीडिंग देगी? वो हमें रीडिंग देगी 100 kg। तो वो फिर हम बता देते हैं कि जी इसका मैथ 100 kg है। ये पॉइंट क्लियर हुआ किस तरह हम मैथ वो कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, पोल का आपने ये बताया ना कि पोल जो है ग्रेविटी पोल पे ज्यादा इस वजह से होती है। वो किस मैग्नेटिज्म की वजह वजह से से। होती है आपने बताया?
मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि वो बता रहे थे कि पोल्स जो हैं वो हमारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो है ज्यादा नजदीक है, इस वजह से है शायद। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर नहीं है मुझे। ये भी है, ये ठीक कह रही है, क्योंकि ना हाँ जी, कि हमारी वो जो अर्थ अब है, पता नहीं उसकी जो है ठीक कह वीकनेस रही की हैं, वजह से है शायद। नहीं ठीक कह रही हैं आप, हमारी जो अर्थ है ना वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती, बल्कि वो एलिप्टिकल होती है। तो जो नहीं, एलिप्स हाँ होता है जी ना, बिल्कुल हाँ। एलिप्स में ना इस तरह होता है, एक ये जो रेडियस होते हैं ना लेंथ वाइज, ये वाला, अब देखिए ये रेडियस ज्यादा है, अगर ये इसका सेंटर है ना, तो अब देख लीजिए यहाँ से हमें ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो हमें कम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसलिए जो पोल्स होती हैं वहां पर वो, ये जो डिस्टेंस होता है ये हम पोल होता है, ये वाला ऊपर या नीचे, और जो राइट लेफ्ट होता है ये हमारा इक्वेटर होता है। तो यहाँ पर इक्वेटर होते हैं जो डिस्टेंस, सेंटर। हाँ जी, इसका रेडियस कम है, तो इसका रेडियस जब कम हो तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगी, और इसका रेडियस ज्यादा है तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी वो कम होगी। मैथ्स वाला क्लियर हुआ कि हम मैथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी वो क्लियर है। तो इससे इससे जब हम लिफ्ट में जाते हैं ना, तो फिर हमारा क्या होता है, इस वे हमारे में वो मतलब वेट में चेंज आता है, क्योंकि वहां टेंशन। पर, जी, जब हम लिफ्ट में जाते हैं ना तो हम ये बताते हैं कि हमारी फोर्स और टेंशन का जिक्र करते हैं उसमें। हाँ जी, वहां पर अगर आप मशीन पे खड़े होते हैं तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर आपका जो, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो मशीन और आपके जो पाँव में जो कंटैक्ट है वो ज्यादा मजबूत होता है, वहां तब आपको भारी महसूस होगा। अगर एक पतला इंसान है ना तो उसको ऐसा फील होगा कि उसका जो वेट है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जहां पर वो न्यूटन ने ये जो फोर्स लगा रहा है वो बढ़ जाएगी, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे जीरो पे तो उसका, और ये भी बात याद रखना है कि जब आप लिफ्ट में ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं, मैस आपका चेंज नहीं होता, हमेशा आपका वेट चेंज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पीपीएस में पूछा जा चुका है कि जब आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो या लिफ्ट में नीचे आ रहे हो या लिफ्ट फ्री फॉल कर रही हो, मैस में चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि मैस कांस्टेंट होता है। जो भी चेंज आता है वो हमारा किस में आता है, वेट में आता है। तो वो एमसीक्यू पूछते हैं कि एक बॉडी लिफ्ट में नीचे जा रही है तो उसका अपेरेंट मैस में क्या चेंज आएगा। तो वो बच्चे वो उसी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं अपेरेंट मैस जब लिफ्ट नीचे जाती है तो उसका अपेरेंट मैस कम हो जाता है। नहीं, उसका अपेरेंट मैस कांस्टेंट ही रहेगा। अगर वो आपसे पूछें कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका अपेरेंट मैस में क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, तो वो आपने बताना है कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट का आंसर ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ऑप्शन होगा नन, नन वाला ऑप्शन। तो फिर आपने नन वाले ऑप्शन पे आपने टिक करना है। ठीक है, हमेशा वेट में चेंज आता है क्योंकि वेट फोर्स है, मैस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, तो वो हम चेंज नहीं होती, लेकिन जो हमारा वेट है वो हमारा चेंज होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब हम स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच हम करते हैं तब हमारा मैस भी चेंज हो जाता है। लेकिन चूंकि हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमारी इतनी स्पीड नहीं होती, तो यहाँ पर हमारा जो मैस होता है वो कांस्टेंट ही होता है। लेकिन जब हम वेरी वेरी हाई स्पीड से मूव करते हैं तो तब हमारा जो मैस है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। इसी वजह से यही रीजन है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो हमारा मैस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस मैस को बढ़ जितना ज्यादा जाता है। मैस, और ये मैस इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। तो अगर हमने उस इनफाइनाइट मैस में अगर हमने वो मतलब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना है तो फिर हमें इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होती है। तो इसलिए फिर जो कि इनफाइनाइट फोर्स इम्पॉसिबल है, तो लिहाजा फिर हम कहते हैं कि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी ने, वजदान ने, आपने हैंड रेस किया था। वजदान, आपने हैंड रेस किया था। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बार ना वो लिफ्ट वाला दोबारा रिपीट कर दें कि जब बंदा लिफ्ट में नीचे आ जा रहा है तो उसका अपेरेंट मास चेंज नहीं होता, उसका वेट चेंज होता है, बस इतना। हाँ जी, कि क्यों आपने इस तरह अगर याद रखना ऊपर कि जा- मैथ्स कभी भी चेंज ना हो सकता, क्योंकि मैक्रोस्कोप पे हाँ जी, वर्ल्ड है अगर ना। ऊपर जा रहा है तो फिर हम नहीं बोल सकते ना हमारा मैथ्स जो है वो चेंज नहीं हुआ ऐसे। हाँ जी, मैथ्स हमारा चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट ही होता है। हाँ। वेट हमारा और चेंज अगर हम होता है। वो वेट का पूछे तो फिर हमारे लिए जो फार्मूला वो लगाते हैं, हाँ जी, F=m g-m, इस तरह का था वो एक फार्मूला। और फिर जब 3 केसेस है ना कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है हाँ जी। तो हमारा वेट हाँ इंक्रीज जी। हो जाएगा।
अगर लिफ्ट हाँ नीचे जी आ बिल्कुल रही है तो फिर हमारा वेट डिक्रीज हो जाएगा, अपेरेंट वेट। डिक्रीज हो जाएगा। और हाँ अगर जी हाँ फ्री जी फॉल बिल्कुल। कर रही है तो फिर हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है आई थिंक, नहीं मेरे या ख्याल में जीरो होता है, इक्वल हो जाता वेटलेस, है, जीरो हाँ जीरो हो वेटलेस जाता है। होता है, हाँ जी वेटलेस वेटलेस हो हो जाएगा। जाता है। तो अगर इन तीनों सिचुएशन में पूछे वो अपेरेंट वेट की जगह पर वो आपको वो मतलब लफ्ज दे दे अपेरेंट मैस, तो आपने यहाँ से आंखें बंद करके ये नहीं देखना लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है या फ्री फॉल कर रही है। जब उसने लफ्ज यूज कर लिया अपेरेंट मैस का तो उसका आंसर हमेशा कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है? कांस्टेंट लगाना है जीरो। कांस्टेंट जीरो तो नहीं ना होगा मैस। ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, अगर लिफ्ट ऊपर जाए, लिफ्ट नीचे आए या फ्री फॉल करे और क्वेश्चन में वर्ड हो अपेरेंट मैस में क्या फर्क आएगा, क्या चेंज आएगा। ऑप्शन ए के पहले ए ऑप्शन होगा इंक्रीज होगा, बी ऑप्शन होगा डिक्रीज होगा, सी ऑप्शन होगा कांस्टेंट रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, डजेंट वो चेंज होगा। और तो फिर आपने किस पे टिक करना है, हमेशा कांस्टेंट पे टिक करना है। कांस्टेंट। अगर आपका पेरेंट मैथ्स का वर्ड आ जाता है तो फिर आपने ये नहीं देखना कि लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है या फ्री फॉल कर रही है, क्योंकि तीनों केसेस में मैथ्स हमारा चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि मैथ्स हमारा अमाउंट ऑफ मैटर होता है, अमाउंट ऑफ मैटर वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो चेंज होगा वो हमारा क्या होता है, वेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है कि इन रियलिटी वो नहीं हो चीज होती, तो वक्ती तौर पे वो हमें चीज फील होती है। फर्जी। क्लियर है? जी। वेट सर, वेट किस तरह चेंज होते हैं? ये कोई काफी वेट का लेंथी कंसेप्ट। टॉपिक है ना, तो ये आपने एफएससी की बुक में है, तो अभी वो ना आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में वो आएगा कि वो वहां पर हम डिटेल से बात करेंगे कि वो कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। फिलहाल बस आप इतना याद रख लें कि जब ऊपर जाता है तो इंक्रीज होता है, जब नीचे रहता है तो डिक्रीज होता है, और जब लिफ्ट फ्री फॉल कर रही हो, जी के एक्सेलेरेशन से वो फॉल कर रही है, तो तब हमारा वेट लेस होगा। तब यस सर। at very large height from the surface of earth value of g is calculated as, तो ये जो फार्मूला है ना ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो जब हमारी हाइट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। और जब हमारी हाइट बहुत कम हो या सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तब आपने जी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे जी की वैल्यू तो उसका आंसर क्या आएगा, 9.8 या 10 ही आंसर आएगा इस फार्मूले से भी। और जब आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाते फिर आपने ये फार्मूला यूज नहीं करना, फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। और ये जो आर है, ये आर कौन सा डिस्टेंस है, कोई बता सकता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये आर हमारा किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर प्लस एच के। हाँ जी, तो अगर इस फार्मूले में आर की जगह पर ये भी लिख दूं ना, आर प्लस एच, तो वो एक ही बात है। चाहे मैं सिंपल आर लिख लूं या आर प्लस एच लिख, वो न्यूमेरिकल के हिसाब से, वो डाटा के हिसाब से हम वो फार्मूला लगाते हैं। तो आर, इस छोटे आर का मतलब क्या है कि डिस्टेंस हम कहाँ से हमेशा लेते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से। तो ये छोटा आर किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर प्लस एच। और ज़ाहिर है ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर के ही इक्वल होगा। दो फार्मूले हैं, आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं और ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी आप अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आप यूज कर लें। तो इसलिए भी पीपीएस में एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो डेंसिटी ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है या नहीं करती। तो वो डेंसिटी ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे फार्मूले देख लें, 4 रो जी पाई आर डिवाइडेड बाई 3। तो डेंसिटी आ रही है तो मतलब वैल्यू ऑफ जी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। The value of g as we go below the earth surface is calculated as, जब हम जमीन के अंदर जाती हैं तब आप वैल्यू ऑफ जी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आप देख लें जब हम जमीन के अंदर जा रहे हैं तो आप इस फार्मूले से आप क्या करते हैं, वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी वो आर की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हमारा अर्थ है ना तो ये उसका सेंटर होगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ से जैसे ये ज्यादा हम डिस्टेंस पे जाएंगे तो अब देखें नीचे से ऊपर जाए तो आर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जब आर इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि
सरफेस ऑफ अर्थ से टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आते हैं, तो ये जो आर है ये कम हो जाता है। तो जब आर कम होगा तब वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगी, कम होगी। और जब हम सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच जाते हैं वहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। फिर जब ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं फिर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हेयर तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। At the center of Earth, the value of G is 0. So at the center, we will feel weightless. At the surface of Earth, value of G is maximum, which is 9.8 meter per second square. Potential energy is defined only for the conservative force. बहुत important point है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है, जिनके लिए वर्क डन, हाँ जी, वर्क डन डिपेंड नहीं करता पाथ पे, वर्क डन इंडिपेंडेंट होता पाथ पे। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब है निकल जाना। दोबारा अगेन बताएं इसके बारे में। कंजर्वेटिव कौन सा होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता? जिसके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब इनिशियल या फाइनल पोजीशन में बताएगा ऐसे? हाँ जी, वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप ये पाथ चूज कर रहे हैं, ये पाथ चूज कर रहे हैं या ये वाला कर रहे हैं। हर पाथ के लिए वर्क डन हमेशा सेम ही आएगा। ये एफएससी की बुक में ये एक टॉपिक भी है, तो वहां पर आप प्रूफ करते हैं कि पाथ 1 के लिए भी वर्क डन का फार्मूला वही आता है, पार्ट 2 के लिए भी वर्क डन का फार्मूला वही आता है, आंसर वही आता है, और पार्ट 3 के लिए भी वर्क डन का आंसर वही आता है। तो जो मर्जी पाथ चूज कर ले, वर्क डन हमेशा सेम होगा। तो वो हमारी कौन सी फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लाइक वो आई थिंक स्प्रिंग फोर्स शायद है। तो ये हमारी सारी फोर्सेस कौन सी होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। तो फर्स्टली व्हेन वी इंक्रीज, आपने देखिए जब एक बॉडी आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया, व्हेन वी इंक्रीज द वेलोसिटी देन द बॉडी फॉल्स इन एलिप्टिकल पाथ। कभी आपने बॉडी को वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज की, अभी वो जो बॉडी है ना वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं गई, अभी आपकी उसकी वेलोसिटी कम है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, एलिप्टिकल पाथ में वो नीचे गिर जाएगी। तो जब उसकी वेलोसिटी हो जाती है, ये फार्मूला होता है व्हेन g इज इक्वल टू रूट जी आर। तो इसका सॉल्व करते इसका आंसर क्या आता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ आप भी जब पार्टिकल की वेलोसिटी ये होती है ना 8 किलोमीटर पर सेकंड, फिर भी पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जाता, बल्कि क्या करता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारी वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है तो पार्टिकल कौन से पाथ को फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ को। फिर हमने वेलोसिटी को और बढ़ा दिया, कितनी बढ़ा दी, रूट जी आर से वैल्यू हमने बढ़ा दी। अभी जो वैल्यू है वो हमारी एस्केप वेलोसिटी से कम है, लेकिन रूट जी आर से वैल्यू ज्यादा है। अब क्या करेगा, अब अगेन पार्टिकल क्या करेगा, एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए नीचे फॉल कर जाएगा। अभी भी वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं गया, पहले भी एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, और जब 8 किलोमीटर पर सेकंड आती है तब सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और जब 8 से ज्यादा होती है फिर भी क्या करता है, एलिप्टिकल पाथ ही फॉलो करता है। और जैसी वैल्यू हमारी होती है रूट जी आर, रूट 2 जी आर, तो वो हमारी क्या हो जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तब वो बॉडी क्या करती है, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाती है। तो हम आप मुझे ये बताएं कि ये जो है ना वैल्यू रूट जी आर, ये कौन सी वैल्यू है, ये किसके लिए हम वो यूज करते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। शाबाश, ये हमारी वेलोसिटी कौन सी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। इतनी वेलोसिटी को आप जब फेंकते हैं तो बॉडी क्या करता है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जाएगा। तो दोनों जो फार्मूलाज है वहां पर पीपीएससी में बहुत एमसीक्यू पूछी जा चुकी हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो एस्केप वेलोसिटी वो हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, रूट 2 का स्क्वायर रूट, इतने टाइम्स वो क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। तो ये रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से 2 के स्क्वायर रूट से ज्यादा होती है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हमारी ज्यादा होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू हमारी
कम होती है। तो कितनी ज्यादा होती है, ये उसका रिलेशनशिप है। The body will escape out of the earth gravitational field. This velocity is called escape velocity. This value of escape velocity is only for the earth gravitational field. तो ये जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के लिए, सन के ग्रेविटेशन फील्ड या किसी और प्लैनेट स्टार के ग्रेविटेशन फील्ड के लिए ये वैल्यू नहीं है। तो वहां पर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वहां पर फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये जो फार्मूला है ना, तो ये हमारा किसी भी अगर स्टार की आपने और वो एस्केप वेलोसिटी आपने मालूम करनी तो आप इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। अर्थ की अगर आपने एस्केप वेलोसिटी मालूम करनी है वो भी इस फार्मूले से मालूम हो जाती है, सन की करनी है तो वो भी मालूम हो जाती है। इस फार्मूले से आप किसी भी स्टार, चाहे वो अर्थ हो चाहे कोई भी हो, इस फार्मूले से आप उसके एस्केप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला √2gr, तो ये ज्यादा इजी टू यूज है, तो इसलिए फिर हम इसको ज्यादा यूज कर लेते हैं। लेकिन चाहे ये फार्मूला यूज करें अर्थ के लिए या ये फार्मूला यूज करें, दोनों का आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही आएगा। लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये हम सन के नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ हम अर्थ के लिए लगाते हैं। तो चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अर्थ के लिए स्पेसिफिक है, फिर हमें एक वैसा फार्मूला बनाना पड़ा कि जो हर प्लैनेट स्टार के लिए एप्लीकेबल हो। वो फिर हम कौन सा फार्मूला होता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एम मैस ऑफ प्लैनेट और वो स्टार होता है। अगर आप सन का मैस आपने एस्केप वेलोसिटी मालूम करनी है तो फिर आप एम जो मैस ऑफ सन पुट करेंगे और रेडियस ऑफ सन पुट करेंगे। अब कोई आप बता सकते हैं कि ब्लैक होल्स की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है?